नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 27 से 31 जनवरी 2023 तक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह महोत्सव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से मुंबई में आयोजित हो रहा है। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन एससीओ में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा साझेदारी का निर्माण करना और एससीओ में विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में ट्रॉपेक्स क्या है? समुद्री अभ्यास, रक्षा उपग्रह, बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर एंटी टैंक मिसाइल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्री अभ्यास। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास ट्रॉपेक्स 2023 चल रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। ट्रॉपेक्स अभ्यास जनवरी से 23 मार्च तक 3 महीने की अवधि में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें न केवल सभी भारतीय नौसेना इकाइयों बल्कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तट रक्षक बलों की भागीदारी भी देखी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्री अभ्यास। अगला प्रश्न है, सुएज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? काला सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, कैस्पियन सागर और लाल सागर या फिर मृत सागर और लाल सागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। हाल ही में मिस्र ने सुएज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का लगभग 12% आवागमन इसी नहर से होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है, ई न्यायालय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक अखिल भारतीय परियोजना है। 2, यह न्याय विभाग द्वारा वित्त पोषित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में न्याय विभाग ने ई न्यायालय परियोजना के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। ई न्यायालय परियोजना एक अखिल भारतीय परियोजना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह नागरिक केंद्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसकी निगरानी और वित्त पोषण कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस परियोजना की परिकल्पना भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला स्टैग डेवलपर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, जयपुर, नागपुर या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारत स्टैग डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इसने पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें उद्योग, सरकार, स्टार्टअप्स एवं यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में G20 देशों और G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इसने उद्योग और डेवलपर समुदाय को एक मजबूत स्टार्टअप एवं नवाचारी इकोसिस्टम विकसित करने और भारत के उत्पादों को अन्य देशों में ले जाने के लिए एक मंच प्रदान किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। हाल ही में भारत ने मेथेनॉल मिश्रित डीजल यानी MD-15 द्वारा संचालित एक अंतर्देशीय जलपोत के डेमो रन का उद्घाटन किया। गैसोलीन में 15% मेथेनॉल सम्मिश्रण से गैसोलीन या कच्चे तेल के आयात में कम से कम 15% की कमी हो सकती है। इसके अलावा यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 20% की कमी ला सकता है, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। मेथेनॉल कम कार्बन उत्सर्जन वाला हाइड्रोजन ईंधन है, जिसे हाई ऐश कोल, पराली, ताप बिजली संयंत्रों से निकलने वाले CO2 तथा प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि मेथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कोयले के भंडार तथा नगर निगम के ठोस कचरे को मेथेनॉल में परिवर्तित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मल्टीफैक्टोरियल एक्सोक्राइन डिसऑर्डर है। 2. यह बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स ने अपने फरवरी 2023 के अंक को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और इसकी जटिलताओं विषय पर प्रकाशित किया है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS एक मल्टीफैक्टोरियल एक्सोक्राइन डिसऑर्डर है, इसलिए कथन एक सही है। यह महिलाओं के अंडाशय यानी ओवरी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसके सामान्य लक्षणों में अनियमित मासिक धर्म और वजन बढ़ना आदि शामिल है। यह बांझपन का प्रमुख कारण है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस रोग के विकास में योगदान देने वाले जोखिम कारकों में आनुवांशिकी, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम और अनियमित जीवन शैली एवं आहार शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, श्री नागोबा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने नागोबा मंदिर में विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करने का आश्वासन दिया है। श्री नागोबा मंदिर तेलंगाना में निर्मल जिले के केसलापुर गांव में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह नाग देवता नागोबा को समर्पित एक मंदिर है। नागोबा गोंड और पंढर जनजातियों द्वारा पूजनीय देवता है। यहाँ हर साल केसलापुर जात्रा या नागोबा जात्रा के माध्यम से नाग देवता के प्रति भक्ति का उत्सव मनाया जाता है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय भाग लेते हैं। इस उत्सव में किया जाने वाला गुसाड़ी नृत्य पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बॉन्ड संप्रभु इकाई द्वारा ही जारी किए जाते हैं। 2. इस बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से सतत परियोजनाओं के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 8,000 करोड़ रुपए के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की। ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु संस्था, अंतर सरकारी समूहों या गठबंधनों
और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से सतत परियोजनाओं के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 9 नवंबर 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा जारी की गई थी। ग्रीन बॉन्ड जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 351 ए या फिर अनुच्छेद 351 बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के तहत वर्ष 1957 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय बनाया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। इस आयुक्त को अपने मुख्यालय में उपायुक्त और एक सहायक आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से उनके साथ संपर्क बनाए रखता है। केंद्रीय स्तर पर यह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जबकि इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व एक सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 बी। अंतिम प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1962, 1963 या फिर 1964? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि रहे। मिस्र अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है। मिस्र ने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के गठन के समय बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान हुआ था। इसे राज्यों के एक संगठन के रूप में गठित किया गया था, जो संयुक्त राज्य या सोवियत संघ के साथ ना रहकर तटस्थ रहने की मांग करते थे। इस समूह की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांगडुंग सम्मेलन के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसके बाद 5 से 12 जून 1961 को काहिरा मिस्र में पहले नाम शिखर सम्मेलन के लिए एक तैयारी बैठक आयोजित की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। पहला नाम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। इसका औपचारिक संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। नाम का वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? केरल, गोवा, सिक्किम या फिर पंजाब? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।